जी, तो नेक्स्ट हम लोग चालू कर रहे हैं अब सिंथेसिस एंड बॉन्डिंग बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंस में स्पेक्ट्रोस्कोपिक एविडेंसेस फॉर बॉन्डिंग। इससे पहले हम लोगों ने मेटल कार्बोनाइल की तैयारी कैसे बनाए जाते हैं, बॉन्डिंग की नेचर कैसे होती है, उनमें बॉन्डिंग किस नेचर की है, और अब जो बॉन्ड बना है उसके एविडेंसेस क्या हैं, केमिकल एविडेंसेस। इट इज़ जस्ट लाइक ईसीजी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ईसीजी का मतलब है कि ग्राफ्स को देख के, रिजल्ट्स को देख के हमें पता चलता है बॉन्ड बना है या नहीं बना। क्योंकि हम लोग किसी बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉनों को आम आँख से नहीं देख सकते या किसी दूरबीन की मदद से भी आसानी से नहीं देख सकते, तो फिर हम लोग जो रिजल्ट्स लेते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की टेक्निक को इस्तेमाल करके डाटा हासिल करते हैं और डाटा को एनालाइज करके हमें पता चलता है कि बॉन्ड बना है या नहीं बना। सबसे जो पहले हम लोग चालू कर रहे हैं वो है हमारे पास इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी या IR स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड डायरेक्ट एविडेंसेस फॉर मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम लोग फंक्शनल ग्रुप स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोल सकते हैं, जो हमें फंक्शनल ग्रुप्स का बताती है, यानी कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे मौजूद है। अब ये देखा गया है कि जो हमारे पास फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ये अपनी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी है ये 2143 के आसपास देती है, या वेव नंबर बोला जाए, वेव नंबर के में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, 2143 के आसपास। अगर बॉन्डिंग हुई है तो टर्मिनल पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगी, टर्मिनल से मुराद सिर्फ एक ही तरफ से मेटल को इसने घेरा हुआ हो, C ट्रिपल बॉन्ड O, तो ये कम होकर कहाँ पे आ जाती है, 1850 से 2120 के बीच में। और अगर यही कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिजिंग में आ जाए, यानी कि दो मेटल के बीच में, तो ये मज़ीद कम हो जाएगी मेटल, ये आ जाएगा आपके पास 1700 से 1850 के बीच में। यानी कि बॉन्डिंग नहीं हुई तो CO का जो फ्री स्टेट के अंदर आपके पास रिजल्ट आने वाला है वो 2143। अगर बॉन्डिंग हो गई है तो 2143 से कम होके वो फिर तुम देखेंगे टर्मिनल पे जुड़ी है तो 1850 से 2120, और अगर ब्रिजिंग पे जुड़ी है तो 1700 से 1850 के बीच बीच में हो जाएगा। अब अगर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं जुड़ी तो फिर तो सारी पीक कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। अगर ये पीक गायब हो गई है, ये दोनों आई है, इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ने सारे की सारी बॉन्डिंग कर ली है। और अगर सारी पीक्स इधर आई हैं तो मानेंगे टर्मिनल पे जुड़ी हैं, यहाँ पे आई हैं तो क्या मानेंगे, ब्रिजिंग पे जुड़ी हैं। इंटरप्रिटेशन: लोअर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ CO देन फ्री CO कन्फर्म्स पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, ये जो बदल के फ्रिक्वेंसी 2100 से 2143 से 1800 या 2120 के आसपास आ जाती है, इसकी क्या वजह है, ये पाई बैक बॉन्डिंग को शो करती है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि M मेटल था और CO फ्री स्टेट में था और कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बनी होगी। फ्री CO के अंदर कितने बॉन्ड हैं, ये 3 बॉन्ड हैं, ट्रिपल बॉन्ड। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब रेडिएशन इसके ऊपर डाली गई होंगी तो इसकी एक ख़ास स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी आई होगी, और जो कितनी आई है, 2143। यानी कि ट्रिपल बॉन्ड हो तो 2143 आती है इसकी। लेकिन मान लिया C ट्रिपल बॉन्ड O ने जो बॉन्ड बना लिया है यहाँ पे मेटल के साथ, तो ये अब 3 नहीं रहा, ये 3 से कम हो गया है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन 3। जब ये लेस देन 3 है तो ये लेंदी होगा बॉन्ड कुछ इस तरीके का, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो भी बदल के कहाँ पे आ गई होगी, कम पे होगी और 1850 से ये लगभग 2120 के आसपास आ चुकी होगी। ठीक है, क्यों हुई ऐसी, क्योंकि मेटल ने बदले में इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं। और ये जो ब्रिजिंग वाली है इसकी मज़ीद कम क्यों हो जाती है, इसमें तो दो मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, MC डबल बॉन्ड OM, तो मेटल इधर से भी इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको भी इलेक्ट्रॉन देंगे, तो ये जो बॉन्ड है अल्टीमेटली ये जो इसके अंदर जितना कम हुआ था उससे भी कम हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि बैक डोनेशन हो रही है। बैक डोनेशन कब होगी, जब सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जाहिर सी बात है, तो इसका मतलब बॉन्ड बन चुका है। तो ब्रिजिंग CO शोज लोअर फ्रिक्वेंसी
इवन देन टर्मिनल 1 ड्यू टू ग्रेटर बैक बॉन्डिंग। तो उम्मीद है ये समझ आ गई होगी इस पॉइंट की। डेट कन्फर्म्स सिनर्जिक बॉन्डिंग मॉडल। तो इससे क्या कन्फर्म होता है कि बॉन्डिंग हो चुकी है, सिनर्जी हो चुकी है। तो ये है हमारे पास IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सपोर्ट। इसको मज़ीद एक्सप्लेन करें अगर, ये जो नीचे वाले 3 पॉइंट है इन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है। फ्रिक्वेंसी स्ट्रेचिंग CO लोअर देन फ्री CO एविडेंस फॉर बैक बॉन्डिंग कैसे है, जो मैंने ये बातें सारी बताई हैं वो इधर है। फ्री CO हैज स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी 2143 के आसपास। इन मेटल कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी लोअर बिकॉज, क्यों, मेटल CO पाई बैक डोनेशन देता है, फिल्स द एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ CO। यानी कि ये C डबल बॉन्ड O था, ये बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। जब ये वीक होगा तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। दिस वीकन द CO बॉन्ड रिड्यूसेस द फोर्स कांस्टेंट। जब फोर्स कांस्टेंट इसका कम होगा तो अल्टीमेटली ये थोड़ी फ्रिक्वेंसी पर भी वाइब्रेट करना चालू कर देगा। डेट्स वाई ये पाई बैक डोनेशन की इंडिकेशन है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट था हमारे पास, ब्रिजिंग कार्बोनाइल शोज लोअर फ्रिक्वेंसी देन टर्मिनल। यानी कि ब्रिजिंग वाले की टर्मिनल से भी लो आती है। ब्रिजिंग में क्या होता है, आपके पास कोई एक मेटल होती है, बीच में ये ब्रिज बनाती है CO और दूसरी मेटल जुड़ती है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ रहे हैं, दोनों तरफ से आ रहे हैं, तो ये बॉन्ड मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा, मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा तो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, फोर्स कांस्टेंट इसका कम हो जाएगा मज़ीद। तो ये क्या कहता है, ग्रेटर बैक डोनेशन कम्स फ्रॉम टू मेटल एटम्स, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंटर्स दी CO पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर। ये रिजल्ट किसको होता है, मोर वीकनिंग ऑफ CO बॉन्ड, इसका मजीद बॉन्ड वीक हो जाएगा, लोअर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। और ये वैल्यूज़ बता दी हैं यहाँ पे कि टर्मिनल CO 1850 से 2150 के बीच में आएगा, ब्रिजिंग CO 1700 से 1850 के बीच में आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंफर्मेशन ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग इन्वॉल्व टू साइमल्टेनियस इंटरेक्शन, वो है डिकन्सन मॉडल। सिग्मा डोनेशन CO मेटल को देता है, कार्बन यानी कि लाइगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देगी, लोन पेयर और कार्बन दिया जाएगा, और बदले में क्या होगा, पाई बैक डोनेशन होगी, मेटल किसके, पाई स्टार के अंदर देगी और इलेक्ट्रॉन्स, इसको D पाई और पाई स्टार हम लोग ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं। Observed lowering of frequency of CO experimentally proves this mutual reinforcement। तो बिल्कुल आसान सा टॉपिक है ये। हम इलेक्ट्रॉनों को वहाँ जाके तो नहीं देख सकते बॉन्ड के अंदर के कहाँ पे पड़े हुए हैं, बॉन्ड बना है या नहीं बना, तो फिर हम लोगों ने IR टेक्निक जो है वो उसका इस्तेमाल करके ये इसको एनालाइज किया। अब स्पेक्ट्रा को देख लेते हैं। अब देखें कि ये जो आ रही है हमारे पास, ये जो लाइन ऊपर सबसे, ये 2143 के आसपास है कहीं पे, ये किसकी आ रही है, फ्री CO की। अब ये मज़ीद कम होकर यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। आप एक चीज़ को, इन तीनों को एक ही दफ़ा अगर एनालाइज करना चालू करें तो आप इस तरह देखें, मेटल प्लस CO के साथ रिएक्शन किया, बनना चालू होंगे मेटल कार्बोनाइल्स। अब कुछ तो ऐसी CO रहेगी जो रिएक्ट की नहीं, कुछ ऐसे होंगे कि जो जुड़ेंगे ब्रिजिंग पे, कुछ ऐसे होंगे जो जुड़ेंगे अल्टीमेटली जाके टर्मिनल पे। अब ये तो प्योर CO है, देखें ये एक, इसको एक माने स्पेक्ट्रा को, इसको 2 और इसको 3। आप देखें कि पहली स्टेट के अंदर क्या शो हो रहा है कि फ्री कार्बोनाइल भी मौजूद है, ये पीक भी बनना चालू हुई है और ये बनना भी चालू हुई। इसका मतलब दो तरह के मेटल कार्बोनाइल बनना चालू हो चुके हैं और फ्री CO भी है। रिएक्शन को थोड़ी देर रखा तो अब देखें ये पीक थोड़ी सी कम हो गई है, ऊपर को उठ गई है, और ये दोनों मज़ीद उभरना चालू हो गए हैं। इसका मतलब मेटल कार्बोनाइल बन रहे हैं। और अब तीसरी स्टेज के अंदर देखें, ऐसा माने कि आपने रिएक्शन को काफ़ी देर चलाया सूटेबल कंडीशन के अंदर, तो CO सारे के सारे क्या होगी, जो आपने दी थी कंज्यूम, उसकी पीक गायब होगी, और इनकी पीक्स देखें कितनी वाज़ेह हो चुकी हैं। इसका मतलब दो तरह के मेटल कार्बोनाइल बने हैं। अब कैसे अंदाज़ा लगाएंगे इनमें टर्मिनल कौन सा है और ब्रिजिंग कौन सा है। भाई जो पहले वाला है ये टर्मिनल है, दूसरा क्या है, ब्रिजिंग है। क्यों ब्रिजिंग है, क्योंकि ये दो मेटल की शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मिल रही है मेटल से, तो डेट्स वाई इनकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी काफ़ी पीछे चली गई है, और टर्मिनल की इतनी नहीं जाती, और प्योर वाली तो ख़त्म ही हो गई है। तो ये स्पेक्ट्रा क्या शो कर रहा है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है और मेटल कार्बोनिल तैयार हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कार्बन मोनोऑक्साइड कंज्यूम हो रही है, और वो कहाँ पे जुड़ रही है, टर्मिनल एंड ब्रिजिंग पोजीशंस पे जाके जुड़ रही है। बाकी ये जो पीछे वाला ये चीज़ होती है, इसको देखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, ये तो ओवरटोन्स और ये इंटरफेरेंसेस की वजह से आता है ये वाला पोर्शन। तो मेन चीज़ है हमारी ये वाली, जो मैंने 3 पीक्स आपको बताई हैं, ये वाली, इनके अराउंड देखना होता है हम लोगों ने। होपफुली ये समझ आ गई होगी आपको।
दूसरी टेक्निक है जी हमारे पास कार्बन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम लोग न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास एक टेक्निक होती है कार्बन का एनवायरनमेंट चेक करने के लिए। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको? हमने बस ये चेक करना है कि देखें फ्री CO है हमारे पास, तो कार्बन के एनवायरनमेंट में क्या है, और कुछ नहीं है, और एक तरफ ऑक्सीजन है। अगर ये मेटल के साथ बॉन्ड बना लेता है CO, तो अब मेटल इस कार्बन का एनवायरनमेंट बदल गया, एक तरफ मेटल है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन है। अगर ये ब्रीजिंग में आ चुकी है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आप देखें इसके एक तरफ ये मेटल है, एक तरफ ये मेटल है, एक तरफ ये मेटल, तो एनवायरनमेंट बदल गया है। तो एनवायरनमेंट के कार्बन के एनवायरनमेंट के बीच में तब्दीली को हम लोग एनालाइज करते हैं और उससे बॉन्डिंग का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। तो आप देखें कार्बोनाइल कार्बन अपीयर्स डाउन फील्ड एट ppm 180 to 220 ppm। जो कार्बोनिल कार्बन होता है आपके पास, ये डाउन फील्ड आता है कितने पे, 180 से 220, यानी कि फ्री जो CO है वो इतने पे अपनी पीक देगा, ऐसे समझ लें। ब्रिजिंग एंड टर्मिनल CO गिव्स डिफरेंट सिग्नल, जाहिर सी बात है कार्बन का एनवायरनमेंट बदलेगा तो जो सिग्नल उनका 180 से 220 से हट के आएगा, जो क्या शो करता है, सपोर्ट्स डिफरेंट CO एनवायरनमेंट्स। द कार्बोनिल कार्बन रेजोनेट्स फार डाउनफील्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डी शील्डिंग। आप ऐसे देखें कि इस तरह का ECG स्पेक्ट्रा आता है, इसमें दो रीजन हम लोग बनाते हैं। एक होता है आपके पास डाउनफील्ड और एक होता है अपफील्ड। जो कार्बोनिल कार्बन होता है ये आपके पास डाउनफील्ड में आता है और कहीं यहाँ पे जाके पीछे जाके, क्योंकि ये क्या होता है, हाईली डी शील्डेड होता है। डी शील्डेड से क्या मुराद है, इसने इस जो कार्बन है फ्री में पड़ा हुआ, इसके इर्द गिर्द कोई शील्ड नहीं है, कोई दूसरी चीज़ों ने इसको सराउंड नहीं किया हुआ, बस एक तरफ से ऑक्सीजन ने किया हुआ है, तो इसका सिग्नल कहीं पे यहाँ पे आता है। लेकिन ये जो मेटल कार्बोनाइल बॉन्डेड शक्ल के अंदर हैं, तो ये तो थोड़ा अप फील्ड की तरफ आएंगे, कहीं यहाँ पे जाके कहीं यहाँ पे जाके। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये शील्डेड है। शील्डेड से मुराद, अब ये देखें कार्बन को दो तरफ से शील्ड मिली हुई है, इस कार्बन को तीन तरफ से शील्ड मिली हुई है ये, तो अल्टीमेटली इनका पोजीशन लोकेशन दूसरी तरफ आने वाला है। अब आप इस चीज़ को देखें कि टर्मिनल वर्सेस ब्रिजिंग CO सिग्नल्स। जो टर्मिनल वाले होंगे लेस पाई बैक डोनेशन होती है एज कम्पेयर टू ब्रिजिंग वन, जैसे पीछे पॉइंट में मैंने बताया। अपीयर स्लाइटली हायर डेल्टा वैल्यूज, तो इससे क्या होंगे, स्लाइटली हायर डेल्टा वैल्यूज की तरफ चले जाएंगे, ये इस तरह इधर अगर डेल्टा वैल्यू, ठीक है, तो ये थोड़े से यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये क्या है आपके पास टर्मिनल वाले। और ब्रिजिंग वाले क्या होंगे, ग्रेटर पाई बैक बॉन्डिंग उनको हो रही होती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई स्टार के अंदर काफ़ी ज़्यादा आ रही होती है, ये डिफरेंट शील्डिंग होगा। अपीयर एट डिस्टिंक्ट यूजुअली लोअर डेल्टा वैल्यू देन टर्मिनल CO। तो आपके पास ये अपीयर्स एट यूजुअली लोअर डेल्टा वैल्यू, ये आपके पास कुछ यहाँ पे जाके आएगा। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि कार्बन का एनवायरनमेंट बदलते ही आपके पास ये स्पेक्ट्रा शो करता है कि बैक बॉन्डिंग हो रही है और सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है। प्रेजेंस ऑफ सेपरेट CNMR सिग्नल confirms CO ligand exists in different bonding environments। एक चीज़, टर्मिनल एंड ब्रिजिंग CO स्ट्रक्चरली नॉन इक्विवेलेंट। भाई नॉन इक्विवेलेंट से क्या मुराद है, इसके साथ एक मेटल एक तरफ से जुड़ी हुई है, इसके साथ मेटल दोनों तरफ से जुड़ी है और डिफरेंट मेटल से जुड़ी है, तो इक्विवेलेंसी नहीं है इनके अंदर। इक्विवेलेंस का मतलब बराबरी। Thus NMR provides direct spectroscopic evidences for डिफरेंट मोड्स ऑफ CO कोऑर्डिनेशन, के CO डिफरेंट तरीकों से जुड़ सकता है, टर्मिनल भी, ब्रिजिंग भी और फ्री भी रह सकता है। वेरिएबल पाई बैक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ्स, यानी कि जो बैक बॉन्डिंग होती है वो एक मेटल जुड़ेगी तो बैक डोनेशन का एक्सटेंट कुछ और होगा, दो जुड़ेंगे तो बैक डोनेशन का एक्सटेंट कुछ और होगा, तीन जुड़ेंगे तो और होगा। तो CNMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आल्सो यूजफुल टू चेक आइदर द बॉन्डिंग हैज़ हैपेंड और नॉट। नेक्स्ट है हमारे पास वास्टली यूज टेक्निक UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, और ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ये हमें रेजोनेंस का बताती है, रेजोनेंस या इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशंस का। इसके बारे में अगर बात करें तो ये क्या होता है, इट शोज मेटल लाइगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन,
यानी कि मेटल से जो लाइगेंड को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, बैक डोनेशन जिसको बोला जाता है, पाई बैक डोनेशन, उसके बारे में बात की जा रही है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन मेटल से उठ के लाइगेंड की तरफ गए हैं उसके ऑर्बिटल के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हुए हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है, लाइगेंड चार्ज ट्रांसफ़र या MLCT। इट कन्फर्म्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग। ये क्या कन्फर्म करता है कि मेटल लाइगेंड को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ये कब देंगे, जब पहले लाइगेंड आके सिग्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन देगी, बदले में मेटल देगा। तो जाहिर सी बात है पहला स्टेप होगा तो ही दूसरा होगा ना। तो ये हम लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी पता चला सकते हैं। मेटल कार्बोनाइल्स एग्जिबिट इंटेंसिव यूवी विजिबल एब्जॉर्प्शन बैंड ड्यू टू मेटल लाइगेंड चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। यानी कि मेटल जो कार्बोनाइल्स हैं ये यूवी स्पेक्ट्रा देते हैं। इन MLCT दीज टिपिकली अपीयर एट लोअर एनर्जीज, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ होते हैं, ऑफन इन दी विजिबल रीजन। यानी कि जब हम लोग इनको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से एनालाइज करते हैं तो ये कलर्ड रीजन में आ जाते हैं, क्योंकि चार्ज बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र होता है। जितना ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र होगा उतनी ज़्यादा वो इंटेंस कलर के हो जाएंगे। ये सारा यूवी विजिबल में हमने पढ़ा रखा है। Electrons are promoted from filled metal d pi orbital to pi star empty orbitals of carbon monoxide ligand। MOT डायग्राम में भी हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नीचे दो पड़े होते हैं, एक तरफ आपके पास मेटल है और दूसरी तरफ लाइगेंड है। तो मेटल ने दो इलेक्ट्रॉन देने हैं किसको, लाइगेंड को। तो ये जब ओवरलैपिंग होगी इनके बीच में इस तरीके से, तो अल्टीमेटली दो इलेक्ट्रॉन नीचे भरे जाएंगे। जब हम इसको यूवी विजिबल लाइट डालते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन उठ के कहाँ पे चला जाता है, यहाँ पे एक्साइट होता है, फिर एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन, एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन। तो इस तरीके से एनर्जी जो है वो एक्सचेंज होती रहती है, ऊपर नीचे रेजोनेंस। तो बदले में ये जो लाइट एब्जॉर्ब होती है और रिलीज होती है तो ये विजिबल कलर की लाइट होती है, और जो इंटेंस होती है, जो जनरली 460 नैनोमीटर की होती है या 565 नैनोमीटर की होती है। सिग्निफिकेंस क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, MLCT बैंड्स डायरेक्टली इंडिकेट पार्टिसिपेशन ऑफ मेटल डी ऑर्बिटल इन बॉन्डिंग, के मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स है ये बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग इनडायरेक्टली बोले। एग्जिस्टेंस ऑफ पाई बैक डोनेशन फ्रॉम मेटल टू CO, वही बात दोबारा। दिस सपोर्ट्स दिस सिनर्जिक बॉन्डिंग मॉडल। इससे हमें पता लगता है कि जो बॉन्डिंग हो रही है वो सिनर्जिक पैटर्न की है। वेयर CO एक्ट्स बोथ एज पाई डोनर, यानी कि लाइगेंड जो है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन भी देगी, सिग्मा डोनर, एंड पाई एक्सेप्टर, और यहाँ पे आपके पास ये पाई इलेक्ट्रॉनों को मेटल से एक्सेप्ट भी करती है। तो जो वही जो डनकैंसन मॉडल था या दीवार चार्ट मॉडल था उसी को ये एक्सप्लेन कर रही है। तो दिस वाज थर्ड टेक्निक, और ये यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्स-रेज का इस्तेमाल करके क्रिस्टल्स को स्टडी किया जाता है, और इसमें जनरली डील किया जाता है बॉन्ड लेंथ्स के साथ, बॉन्ड लेंथ के साथ। यानी कि अगर हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री स्टेट के अंदर है उसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी एक ख़ास बॉन्ड लेंथ होगी। अगर बॉन्डिंग हुई है तो वो बॉन्ड लेंथ बदल जाएगी, और अगर मज़ीद बॉन्डिंग हुई है तो वो बॉन्ड लेंथ मज़ीद बदल जाएगी। इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं, आप देखें फ्री CO है आपके पास तो ट्रिपल बॉन्ड है, तो हम लोग BO क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे। अगर एक मेटल के साथ जुड़ा है CO तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि भाई ये जो बॉन्ड है ये अब 3 नहीं रहा, ये बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम हो गया है, लेस देन 3। अगर दो मेटल्स ने इसको CO को सराउंड कर लिया है ये मेटल, तो ये बॉन्ड ऑर्डर मज़ीद कम होके क्या हो चुका है, अल्टीमेटली मज़ीद लेसर देन 3। तो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, इसकी जो लेंथ है ये चेंजिंग अगर होगी तो हमें पता चल जाएगा बॉन्ड बन रहा है, और कितनी चेंज हुई है इससे पता चल जाएगा कि कहाँ पे जाकर जुड़ी है। तो हमारे पास यही एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी बताती है कि जो मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड है उसकी लेंथ क्या है, और ये मेटल कार्बोनाइल का जो मेटल ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो किस नेचर का या उसकी कैसे लेंथ चेंज हो रही है, ये शो करती है पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो फ्री CO का मैंने डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है। फ्री CO का जो बॉन्ड होता है वो 1.128 एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर।
और फ्रिक्वेंसी कितनी पे आती है, 2143 के ऊपर। तो अब देखें इस मॉलिक्यूल के अंदर, अब ये कहाँ पे जाके जुड़ा है, ये टर्मिनल के ऊपर है, ये कहाँ पे है, ब्रिजिंग पे है, ठीक है, और ये भी कहाँ पे, टर्मिनल पे है। तो फ्री के अंदर रहता है तो ये डाटा होता है। अब जो टर्मिनल पे आया है देखें कहाँ पे है, एक शरीर एक साथ पे आ चुका है, इसका मतलब बॉन्डिंग हुई है। और जो ब्रिजिंग पे जुड़ा है ये एक शरीर 207 यानी कि 58 एंगस्ट्रम पे आ चुका है, ये 59 एंगस्ट्रम पे आ चुका है। ये इसको ऐसा माने ये मतलब डाटा चेंज हुआ है, सिर्फ इतना सा देख सकते हैं। तो इससे तो डिफरेंट आया डाटा, ये वाला डाटा डिफरेंट आने का मतलब क्या है कि बॉन्डिंग वहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। तो ये कोई आपने डाटा याद भी नहीं करना और इसको जहन पे भी नहीं सवार करना, ये सारे रिसर्च पेपर से उठा के लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पे। इसका सिर्फ यही मकसद था, इस टॉपिक का अगर आप पूछें कि जो बॉन्डिंग होती है हमारे पास मेटल कार्बोनाइल के अंदर, वो किस तरीके से हम लोग कंफर्म कर सकते हैं कि भाई पता चले हमें बॉन्ड बना है या नहीं बना। तो ये इस पे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है हमारे पास, दूसरी है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीसरी है UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, और चौथी है आपके पास एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। हम लैब के अंदर सैंपल को लेके जाते हैं, जो लैब में सैंपल को टेस्ट करने वाला होता है उसको पैसे देते हैं, वो बदले में आपको कुछ रिज़ल्ट दे देता है। इन रिज़ल्ट को आपने खुद देखना होता है और फिर देख के अंदाज़ा लगाना होता है बॉन्डिंग हुई है या नहीं हुई। तो होपफुली आपको ओवरव्यू नज़र आ गया होगा। बिल्कुल मैंने आसान सा इसमें बताने की कोशिश की है, वरना अगर इनको डिटेल में पढ़ा जाए तो ये पूरी बुक्स हैं इनके ऊपर। तो हमने सिर्फ उतना ही देखना है जितना हमारे कोर्स के अंदर है। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में लाजमी पूछ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट हम लोग चालू करेंगे थ्योरेटिकल रैशनलाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या मेटल कार्बोनाइल्स को कैसे हम लोग एनालिटिकली एनालाइज कर सकते हैं।